नमस्कार बच्चों। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं आज एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ। पूरी एनसीईआरटी में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लेकर आई हूँ आपके लिए, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत आपकी हेल्प करेंगे। तो अगर बच्चे लाइक करने में कंजूसी मत करो, लाइक कर दो प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो जीव विज्ञान है, जो जीव विज्ञान को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक तो जंतु विज्ञान और एक वनस्पति विज्ञान। तो जंतु विज्ञान यानी कि जूलॉजी, और वनस्पति विज्ञान जिसे बॉटनी कहते हैं। तो जंतु विज्ञान जो होगा वो भी बहुत सारी शाखाओं से मिलकर बना होता है, और वनस्पति विज्ञान भी बहुत सारी शाखाओं से मिलकर बना होता है। तो हम जंतु विज्ञान की कुछ शाखाओं की बात करते हैं पहले, कि जंतु विज्ञान है क्या। जंतु विज्ञान जिसमें प्राणी जीवों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, वो जंतु विज्ञान कहलाएगा। और वनस्पति विज्ञान जिसमें प्लांट, पादप, पेड़ पौधों का क्या करेंगे, हम अध्ययन करेंगे, वो क्या कहलाएगा, वनस्पति विज्ञान। तो सबसे पहले बात करते हैं जंतु विज्ञान की कुछ शाखाओं की। तो जैसे एनाटोमी में क्या करते हैं, हम शरीर के आंतरिक अंगों का अध्ययन करते हैं, यानी कि जो आंतरिक अंग होते हैं जो दिखाई नहीं देते, जैसे फेफड़े, लीवर, तो ये क्या है, सब आंतरिक अंग हैं। तो इनका क्या करते हैं हम एनाटोमी में, इन अंगों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। उसके बाद एंथ्रोपोलॉजी में क्या करते हैं, मानव जाति विकास का अध्ययन करते हैं, यानी कि पहले मानव कैसा था, कैसे कैसे पहले मानव के पूर्वज कैसे थे और अब कैसे हैं। उसके बाद दूसरा है एंथ्रोपोलॉजी क्या है, मानव जाति के विकास का अध्ययन, यानी कि पहले मानव कैसा था, पहले पूर्वज थे जो कैसे थे, कपी जैसे थे, बंदर जैसे थे, कोरिला जैसे थे। तो इन सब का पहले क्या क्या वैज्ञानिकों ने अध्ययन किया, और फिर कुछ मानव का क्या हुआ, विकास हुआ। तो ऐसे ऐसे क्या करते हैं, एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति के विकास का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं एंथ्रोपोलॉजी में। उसके बाद तीसरा है एंजियोलॉजी में क्या करते हैं, शरीर के रक्त, यानी कि शरीर में परिसंचरण तंत्र का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, यानी कि शरीर में जो रक्त तरल बहेगा वो किस दिशा में बहेगा, कैसे बहेगा। तो इन सब का क्या करते हैं, परिसंचरण तंत्र बोलते हैं इसे। तो परिसंचरण तंत्र का क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। परिसंचरण तंत्र का मतलब है कि रक्त तरल किस दिशा में बहेगा, तो उन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा, एंजियोलॉजी। तो ये तीसरा था। अब चौथे की बात करते हैं हम, एरेक्नोलॉजी में क्या करते हैं, हम मकड़ियों का अध्ययन करते हैं। जितनी भी मकड़ियाँ आएंगी उन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा, एरेक्नोलॉजी। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, पोलिएंटोलॉजी। इसमें क्या करेंगे, हम जीवाश्मों का अध्ययन करेंगे, यानी कि जीव पे जितने भी जीवाश्म मिलेंगे उन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा, पैलिएंटोलॉजी। उसके बाद 6 है ट्रोफोलॉजी में क्या करते हैं, हम पोषण विज्ञान का अध्ययन करते हैं, यानी कि पोषण में जितने भी विटामिन्स, प्रोटीन्स, ये सारे पौष्टिक आहार, जितने भी सारे प्रोटीन आएंगे वो किस में आएंगे, पोषण में आते हैं। तो इन सब का विज्ञान का अध्ययन करना, पोषण का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, ट्रोफोलॉजी। अब हम बात करते हैं 6 हो गए हमारे, अब 7th की बात करते हैं। उसके बाद 7 है प्रोटोजोलॉजी क्या करते हैं, प्रोटोजोआ का अध्ययन करते हैं प्रोटोजोलॉजी में। प्रोटोजोलॉजी क्या है, यानी कि प्रोटोजोआ में क्या आता है, प्लाज्मोडियम, जो क्या करता है, मलेरिया रोग उत्पन्न करता है, तो वो किस में आता है, प्रोटोजोआ में। तो प्रोटोजोआ का अध्ययन क्या कहलाएगा, प्रोटोजोलॉजी। उसके बाद है रेडियोलॉजी क्या है, रेडियोलॉजी में जैसे जीवों का विकिरण, जैसे हम किरणें डालते हैं कुछ, और उससे पता लगाते हैं कि क्या प्रभाव पड़ा है, क्या रोग है, क्या नहीं है। तो विकिरणों से उन्हें, कुछ डॉक्टर होते हैं जैसे रेडियोलॉजिस्ट भी बोलते हैं, तो वे क्या करते हैं, विकिरण डालते हैं और उनसे पता लगाते हैं कि क्या रोग है और क्या नहीं है। उसके बाद है 9 सार्कोलॉजी या माइकोलॉजी। तो मायो को जिस पे भी आएगा वर्ड में, उसे क्या बोलेंगे, पेशियों का अध्ययन, यानी कि पेशी में जितने पेशियाँ आएंगी उसमें मायोलॉजी शब्द आएगा। मायो का मतलब है पेशियाँ, पेशियों का अध्ययन क्या कहलाएगा, मायोलॉजी या सार्कोलॉजी। इसके बाद हम 10th पॉइंट की बात करते हैं, सेंडियोस्मोलॉजी। तो सेंडियोस्मोलॉजी क्या होता है, यानी कि कंकाल और संधिया स्नायु का अध्ययन, यानी कि कंकाल क्या होगा, अस्थियों से बना होगा, और अस्थियाँ क्या होगी, संधिया स्नायु से जुड़ी होती है, तो उस सब का अध्ययन क्या कहलाएगा, सेंटियोमोलॉजी। उसके बाद 11th है सीरोलॉजी।
उसके बाद है सीरोलॉजी। सीरोलॉजी क्या है, यानी कि रुधिर और सीरम का अध्ययन। रुधिर, सीरम किसे बोलते हैं, जिसमें रुधिर का थक्का नहीं होता, यानी कि थक्का उसमें नहीं होने का, उसे क्या बोलेंगे हम, रुधिर का सीरम। तो उस सीरम का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, सीरोलॉजी। तो सीरोलॉजी किस में आएगा, सीरम का अध्ययन करना। उसके बाद है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में क्या करते हैं, पहले चैप्टर में मैंने बताया टैक्सोनॉमी क्या है, जीव जातियों का पहले नामकरण करना, फिर उनका वर्गीकरण करना, फिर उनकी पहचान करनी कि किस वर्ग में रखना है और किस में नहीं। तो इन सब के पहले क्या करते हैं, हम नामकरण करते हैं, फिर उन्हें वर्ग में बांटते हैं, वर्गीकरण करते हैं, फिर वर्गीकरण करके उन्हें पहचान करते हैं कि किस उसमें जगत, किस उसमें नहीं रखना है, किस में नहीं। तो इन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा, टैक्सोनॉमी या वर्गीकी। टैक्सोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, वर्गीकी। तो ये हमारा हो गया 12th। अब हम बात करते हैं, यानी कि 12 हो गए यहाँ तक, अब 13 की बात करते हैं। 13वां जो है वो है टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी, तो टॉक्सिकोलॉजी क्या है, इसमें जंतुओं के लिए विषैले जो पदार्थ होंगे वो शरीर पर क्या प्रभाव उनका पड़ रहा है, यानी कि जंतुओं, यानी कि जीवों में जो विषैले पदार्थ होते हैं उन्हें हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या इन पे प्रभाव पड़ रहा है, क्या जंतुओं पर इनका प्रभाव पड़ रहा है। तो कुछ ऐसे जंतु भी हैं, तो जैसे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसे चूहे भी बनाए हैं जिन पे हम एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं कि क्या कुछ विषैले पदार्थ होते हैं, उनसे पता लगाते हैं क्या ये जंतु के लिए सही हैं, क्या गलत हैं। तो उन सभी का हम क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं जंतुओं के विषैले पदार्थों का शरीर के उनके प्रभाव पर। तो उन शरीर पर उनके प्रभाव देखते हैं, तो उसका ही अध्ययन क्या कहलाता है, टॉक्सिकोलॉजी। तो उसके बाद है 14 एंजियोलॉजी, इंजाइमोलॉजी। इंजाइमोलॉजी में क्या आएंगे, सारे इंजाइम आएंगे जो क्या करेंगे, क्रिया को या तो एकदम रोक देंगे और क्या। तो इंजाइमोलॉजी क्या होता है, उत्प्रेरक होते हैं या इंजाइम होते हैं, या तो जो किसी क्रिया को धीमा कर दे या किसी क्रिया को तेज कर दे, तो वे क्या होंगे, इंजाइम होंगे, यानी कि उत्प्रेरक होंगे। तो इन सभी का अध्ययन क्या कहलाएगा, इंजाइमोलॉजी। ये 14 हो गए। अब हम 15वें की बात करते हैं। उसके बाद है 15वां पॉइंट, इम्पोर्टेंट भी है, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी में क्या करते हैं, हम कीट पतंगों का अध्ययन करते हैं। जितने भी सारे कीट आएंगे वो किस में आएंगे, एंटोमोलॉजी में। उसके बाद जेनेटिक्स या अनुवांशिकी भी बोलते हैं इसे। इसमें क्या करेंगे, हम जीवों के अनुवांशिक लक्षण देखेंगे, यानी कि जो पेरेंट्स से बच्चों में जो लक्षण जाते हैं वो अनुवांशिक लक्षण, और उनके यानी कि जो लक्षण होंगे, क्या वे अपने पेरेंट्स के समान हैं, क्या वे असमान हैं, क्या उनके रूबरू हैं, यानी कि क्या उनके समान है, और क्या पेरेंट जैसे हैं, यानी कि अपने जो जनक के जैसे हैं संतति, या उनसे अलग हैं। तो वंशागति का अध्ययन, तो जीवों के अनुवांशिक लक्षण देखते हैं और उनकी वंशागति का क्या करते हैं, उनके वंश आने वाले वंश का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो इसे क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। तो ये 16 पॉइंट हो गए हमारे बच्चों। आपको ये पॉइंट जैसे मैं बता रही हूँ ऐसे ही बिल्कुल रूबरू अपनी आपको ऐसे ही अपनी बुक में, नोटबुक में उतारने हैं और इन्हें अच्छे से याद करना है। बोरिंग भी लग रहे होंगे कुछ, लेकिन एक दो बार अगर आप पढ़ोगे ना तो अच्छे से याद हो जाएंगे, और आपके एग्ज़ाम में ये बहुत काम आएंगे, बहुत हेल्पफुल है आपके लिए। तो अब 16 हमारे हो गए। अब अगला देखते हैं हम 17वां है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी क्या है, ये इम्पोर्टेंट है। हिस्टोलॉजी सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंगों के औतकी संरचना का अध्ययन करना। औतकी का मतलब है ऊतक, सूक्ष्मदर्शी में ऊतकों की संरचना का अध्ययन करना, यानी कि कोशिका से मिलकर क्या बनते हैं, ऊतक। तो कोशिका का अलग अलग कार्य होता है, लेकिन जो निश्चित कार्य करती हैं उन कोशिकाओं का समूह ऊतक, वो क्या कहलाता है, ऊतक या औतकी भी बोलते हैं उसे। तो इन सब का अध्ययन करना क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी। उसके बाद है 18वां हेमेटोलॉजी। हेमेटोलॉजी क्या है, रुधिर एवं रुधिर रोगों का अध्ययन, यानी कि रुधिर जो है, यानी कि ब्लड है, यानी कि उसमें कितने रोग हैं उन सभी का अध्ययन करना क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी। उसके बाद है हेमिलिन्थोलॉजी। हेमिलिन्थोलॉजी क्या है,
परजीवी कर्मियों का अध्ययन करना, यानी कि परजीवी कौन होते हैं? जो जीवों के ऊपर रहते हैं और उनसे क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते हैं, तो उन्हें क्या करेंगे? परजीवी। तो इन कर्मियों को जैसे हेमलैंथोलॉजी में एस्कलमंथीज भी आएंगे और ये प्लेटेहेल्मिन्थीज भी आते हैं इसमें। तो परजीवी कर्मियों का अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हेमलैंथोलॉजी। तो ये 19 हो गया हमारे। उसके बाद है 20वां हेरेप्टोलॉजी। हेरेप्टोलॉजी क्या है? उभयचरों एवं सरीसृपों का अध्ययन, यानी जितने भी उभयचर आएंगे इसमें, मेंढक और जितने भी उभयचर आएंगे उनका, और सरीसृप यानी कि सांप, छिपकली, इनका सबका अध्ययन करना क्या कहलाएगा? हेरेप्टोलॉजी। उसके बाद है 21वां एक्थियोलॉजी। एक्थियोलॉजी क्या होता है? मछलियों का अध्ययन करना है। जितनी मछलियाँ आएंगी उसमें ही क्या होगा? एक्थियोलॉजी में उन सबका अध्ययन होगा। उसके बाद है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में क्या करते हैं हम? संक्रमण के विरुद्ध जंतु शरीर के प्रतिरोध का अध्ययन करना, यानी कि शरीर में जितने भी रोग होंगे उन सभी के खिलाफ लड़ना, यानी कि शरीर में कुछ ऐसे प्रतिरक्षी होते हैं जो क्या करते हैं? रोगों से लड़ते हैं, तो उन सभी का अध्ययन क्या कहलाएगा? इम्यूनोलॉजी। उसके बाद है कैरियोलॉजी। कैरियोलॉजी में क्या करेंगे? हम केंद्रक का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी में क्या करते हैं? हम जंतु की बाहरी आकृति देखते हैं। एनाटॉमी में क्या किया था? हम शरीर के आंतरिक अंगों को देखा था, और मार्फोलॉजी में क्या करा? हमने जंतु की बाहरी आकृति का अध्ययन किया, तो उससे क्या कहा हमने? मार्फोलॉजी। उसके बाद आया मैमोलॉजी। मैमोलॉजी में हमने क्या किया? मैमोलॉजी। उसके बाद स्तनधारियों का अध्ययन, जितने भी स्तनधारी आएंगे इसमें, तो उन सभी का क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे, यानी कि स्तनधारियाँ क्या होंगी? सभी में पाई जाएंगी, लेकिन विकसित किस में होती हैं? तो मैमोलॉजी में क्या करेंगे? हम स्तनधारियों का अध्ययन करेंगे। उसके बाद है मेलेकोलॉजी में क्या करेंगे? मोलस्का एवं इनके मोलस्का के जितने भी संघ होंगे उन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा? मेलेकोलॉजी। उसके बाद है मोलिक्यूलर बायोलॉजी। तो इसमें क्या करेंगे? हमें आणविक स्तर पर रसायन का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसके बाद है माइक्रोबायोलॉजी। तो माइक्रोबायोलॉजी क्या है? यानी कि सूक्ष्मदर्शी। इसमें क्या करते हैं? हम छोटे से छोटे जीवों को क्या करते हैं? देखते हैं और उनका पता लगाते हैं। तो ये क्या है? अति सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं? इसमें अध्ययन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी बोलते हैं जिसे। उसके बाद है न्यूरोलॉजी। न्यूरोलॉजी क्या होते हैं? यानी कि जिन्हें हम डॉक्टरों को न्यूरोलॉजिस्ट भी बोलते हैं। कुछ डॉक्टरों को वे क्या करते हैं? मस्तिष्क का अध्ययन करते हैं, यानी कि मस्तिष्क के होते हैं न्यूरोलॉजिस्ट, जिसमें तंत्रिका तंत्र का क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे, यानी कि मस्तिष्क क्या होगा? तंत्रिकाओं से मिलकर बना होता है। उसके बाद है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में क्या करेंगे? कंकाल तंत्र का अध्ययन करेंगे, यानी कि कंकाल किससे बना हुआ है? अस्थियों से। अस्थि यानी कि हड्डियों से मिलकर बना होता है, तो उन सब का अध्ययन करेंगे ऑस्टियोलॉजी में। उसके बाद है ओडेंटोलॉजी। ओडेंटोलॉजी में क्या करते हैं? दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन करते हैं, यानी कि दांत, जितने प्रकार के दांत हैं, यानी कि करनतक, करतनक, चर्णक, अगरचर्णक, इन सभी दांतों के प्रकारों को, जितने भी प्रकार के दांत हैं, इन संबंधी क्या करते हैं? हम इनका अध्ययन करते हैं, और जिसे कहते हैं हमें ओडोंटोलॉजी। ओडोंटोलॉजी में करते हैं हम सबका अध्ययन। उसके बाद है ऑर्गेनोलॉजी। ऑर्गेनोलॉजी में क्या करेंगे? हम अंग विज्ञान और संबंधी अध्ययन करेंगे, यानी कि सभी अंगों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। जैसे बाहर से कान, नाक, हाथ, पैर, तो ये क्या है? अंग है। इन सभी का क्या करेंगे? हम अध्ययन करेंगे ऑर्गेनोलॉजी में। उसके बाद है ऑरंथोलॉजी। ऑरंथोलॉजी में क्या करेंगे? हम पक्षियों का अध्ययन करेंगे। जितने भी प्रकार के पक्षी हैं सभी पक्षियों का अध्ययन करेंगे ऑरंथोलॉजी में। उसके बाद है ओफ्थोलॉजी। ओफ्थोलॉजी में क्या करते हैं? सांपों का अध्ययन करते हैं। जितने भी प्रकार के सांप हैं सभी किस में आएंगे? ओफ्थोलॉजी में। उसके बाद है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में क्या करते हैं? हम शरीर के विभिन्न अंगों का अध्ययन करते हैं। शरीर में जितने भी अलग अलग अंग हैं उन सभी का अध्ययन करते हैं, तो उसे बोलते हैं फिजियोलॉजी, यानी कि अलग अलग अंगों का अध्ययन करना। यानी कि जैसे शरीर के जो जैसे फेफड़े हैं, लीवर है, अंदर रुधिर है, लाल रक्त कणिकाएँ हैं, तो ये सफ़ेद रक्त कणिकाएँ हैं, तो शरीर के अलग अलग अंगों का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। फिजियोलॉजिस्ट बोलते हैं जिन्हें। तो ये शरीर के विभिन्न अंगों का क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। उसके बाद है पैरासिटोलॉजी।
पारिस्टोलॉजी में क्या करते हैं, परजीवियों का अध्ययन करते हैं। जितने भी परजीवी होंगे उन सबों का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद है पैथोलॉजी। पैथोलॉजी में क्या करते हैं, रोगों को लक्षण देखते हैं कि रोगों के लक्षण क्या हैं और वे किस कारण हुए हैं, तो इन सब का अध्ययन करते हैं पैथोलॉजी में। तो ये हो गया हमारे 37। उसके बाद हम 38वां देखते हैं साइटोलॉजी। साइटोलॉजी में क्या करते हैं, कोशिका का अध्ययन करते हैं। साइटोलॉजी का मतलब क्या है, साइटोलॉजी में क्या करेंगे हम, जितनी भी सेल्स होंगी उन सब का क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके बाद है 29वां कैरियोनोलॉजी। कैरियोनोलॉजी में क्या करते हैं, करोटी का अध्ययन करते हैं। करोटी यानी कि खोपड़ी, तो कैरियोनोलॉजी यानी कि खोपड़ी का क्या करेंगे, इसमें अध्ययन करेंगे। तो बच्चों आपको ये टॉपिक थोड़ा बोरिंग भी लगा हो, कुछ समझ में डिफ़िकल्ट भी है कुछ, लेकिन अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से, एक दो बार आप अच्छे से देख लेंगे, अच्छे से पढ़ लेंगे कंसंट्रेट होके, तो आपके डेफिनेटली याद हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, याद होगा, पक्का होगा अगर आप कोशिश करेंगे। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपको बताए और अच्छे से समझाए। आई होप कि आपकी समझ में आए भी होंगे। तो बच्चों लाइक करने में कंजूसी मत करो और सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को, और प्लीज़ लाइक भी कर दो। तो ये मैंने यहाँ तक पढ़ाया आपको जंतु विज्ञान की शाखाओं के बारे में। अब अगले लेक्चर में मैं आपको वनस्पति विज्ञान की शाखाओं के बारे में बताऊंगी। तो आई होप कि बच्चों मेरा लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो अपनी वीडियो मैं आज यहीं एंड करती हूँ। तो आप सभी का धन्यवाद।